हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी जोन। दिस इज करणवीर सयाल और मैं आज आपके सामने इंडियन पॉलिटी की सीरीज को लेके आया हूँ। इससे पहले जो हमने यूट्यूब पे सीरीज को अपलोड किया था वो इंडियन हिस्ट्री की थी, जिसमें हमने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को डिस्कस किया था। मुझे उम्मीद है कि आपने उसको अच्छी तरह से रेफर किया होगा और जितने भी आपके डाउट्स वगैरह वो क्लियर हो चुके होंगे। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए ताकि हम आगे आपकी सपोर्ट की वजह से और वीडियोज़ को बनाना कंटिन्यू कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी जो इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ है, इंडियन पॉलिटी प्रिपेयर्ड बाय मी करणवीर सयाल। तो इंडियन पॉलिटी हमारे इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारा जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन है, जितनी भी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, जुडिशरी है, ये सब कुछ पॉलिटी में कवर हो जाएगा। तो पॉलिटी में जाने से पहले एक छोटा सा टॉपिक मैं डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्यों ज़रूरत है, क्यों हमें पता होना चाहिए? बिकॉज हमारे इंडिया में पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट जो हुई वो ब्रिटिशर्स के आने के बाद ही हुई। हमारे इंडिया में कितनी भी यूरोपियन पावर्स आई, जिसमें हमारे सबसे पहले पोर्चुगीज थे, उसके बाद डच आए, उसके बाद ब्रिटिश आए, फ्रेंच आए, डेनिश आए, ये सब कुछ हमारी हिस्ट्री का पार्ट है। लेकिन जो हमारी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हुई, या पॉलिटिकल जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट इंडिया में हुई, वो ब्रिटिशर्स की वजह से ही हुई। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम इंडियन पॉलिटी की सीरीज को। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हमें स्टार्ट करना है, वो ये है कि ब्रिटिशर्स, जैसा आपको पता है कि 1600 में एज ट्रेडर्स आए, व्यापारी के तौर पे आए इंडिया में, और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को आके फॉर्म किया, ईस्ट इंडिया कंपनी की इस्टेब्लिशमेंट की। जो 3 ब्रिटिशर्स थे जो इंडिया में सबसे पहली बार आए, उनका नाम था सबसे पहले सर जॉन मिल्टन हॉल, जो कि 1599 में आए। उसके बाद कैप्टन विलियम हॉकिंस, जो कि 1609 में आए, और सर थॉमस राय, जो 1615 में आए। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव थे और इन्होंने सबसे पहले आके ट्रेड करने की शुरुआत की। उसके बाद हमें, जैसे हमने हिस्ट्री में पढ़ रखा है कि बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर हुई, काफ़ी मेन इंपॉर्टेंट जो बैटल्स हैं इंडिया में हुई, बिकॉज इसी बैटल्स के बाद ब्रिटिशर्स ने इंडिया में पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन को स्टार्ट किया। ये पढ़ना ज़रूरी है, इसके बारे में डिटेलिंग है जो हमने हिस्ट्री सीरीज में कर लिया है। फिर मैं आपको बता दूंगा कि बैटल ऑफ प्लासी जो 1757 में हुई सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स के बीच में, जिसमें ब्रिटिशर्स ने सिराजुद्दौला को हराया। और उसके बाद में एक बैटल ऑफ बक्सर हुई 1765 में, जिसमें शुजाउद्दौला, शाह आलम और मीर कासिम एक साइड में थे और दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स थे, ईस्ट इंडिया कंपनी थे, और इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुजाउद्दौला और शाह आलम इन सभी को हरा दिया। और उस टाइम पे एक ट्रीटी साइन हुई जिसको हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765। अब इस ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद का क्या सिग्निफिकेंस है? बिकॉज ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद में इंडिया में सबसे पहली बार ड्यूल गवर्नमेंट स्टार्ट हुई। अब ड्यूल गवर्नमेंट में जैसे आपको पता है कि दो तरह के राइट्स को बांट दिया गया, एक था दीवानी राइट्स और दूसरा था निजामी राइट्स। दीवानी राइट्स में क्या था कि जितना भी रेवेन्यू था, जितने भी टैक्सेस वगैरह, जितना भी ट्रेड का व्यापार था, जो भी पैसा वगैरह होगा, वो सभी कुछ ब्रिटिशर्स कंट्रोल करेंगे, और जितना भी बाउंड्री के रिलेटेड जो भी इशूज वगैरह होंगे और जो भी काम काज होगा, वो नवाब कंट्रोल करेंगे। तो दीवानी और निजामी राइट्स अलग अलग तरह के दो राइट्स बांट दिए गए अंडर दी रूल गवर्नरशिप। उस टाइम पे गवर्नर जनरल हमारे पास लॉर्ड क्लाइव थे। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे जो इंडिया में लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होना स्टार्ट हो गए, बिकॉज उनको दो तरह के टैक्सेस देने पड़ रहे थे। एक तो ब्रिटिशर्स को दीवानी राइट्स के थ्रू देना पड़ता है, और दूसरा नवाब भी अलग से टैक्सेस देते थे, तो लोग परेशान होने लग पड़े। और दूसरा रीज़न ये भी है कि उस टाइम के जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर थे, वो कहा जाता है कि उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा करप्ट हो गए थे अंडर ड्यूल गवर्नमेंट, बिकॉज वो इंडिविजुअल ट्रेड करना स्टार्ट कर चुके थे, टैक्सेस ज़्यादा लेते थे, और इस वजह से भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी ज़्यादा सफ़र करने लगी। और तीसरा जो मेन कारण था ड्यूल गवर्नमेंट के ख़त्म होने का, वो ये था कि 1770 में जो इंडिया में पैमाइन आया, जो भूखमरी फैली, उस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश पार्लियामेंट से 1 लाख पाउंड का लोन लेना पड़ा। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को हमने जो काम करने के लिए भेजा, जो ट्रेड करने के लिए भेजा, वो अब हमसे ही लोन ले रही है, तो अब हमें इंडिया में जाके अपनी इंटरफेरेंस स्टार्ट करनी होगी। तो 1772 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट लाया इंडिया में, जिसको हम रेगुलेटरी एक्ट कहते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने, जिस एक्ट के थ्रू उन्होंने ड्यूल गवर्नमेंट को ख़त्म किया और बैरन हास्टिंग को लॉर्ड क्लाइव को रिप्लेस करके गवर्नर जनरल बना दिया। तो 1772 में ड्यूल गवर्नमेंट का खात्मा हो गया। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट इसलिए बिकॉज ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडिया में सबसे पहली बार अपना इंटरफेरेंस स्टार्ट की। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के पैनल में अपनी इंटरफेरेंस स्टार्ट कर दी। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने सबसे पहली बार इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट लाई, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने करना स्टार्ट की।
अब हम आगे देखेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्या चीज़ है। जैसा आपको मैंने बताया कि 1773 से लेकर 1858 तक कंपनी रूल चली। कंपनी रूल का मतलब है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश पार्लियामेंट दोनों पैरेलल में काम करेंगे, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कुछ पावर्स होंगे और ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास कुछ पावर्स होंगे। अब 1858 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी उसका वजूद खत्म हो जाता है, इसलिए मैंने उसको सबसे पहले कंपनी रूल में डिवाइड किया। तो कंपनी रूल में सबसे पहला जो एक्ट आया वो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्या इसके सर्कमस्टांसेस थे जिसकी वजह से आया, वो हम डिस्कस करेंगे। तो इस एक्ट की सर्कमस्टांसेस क्या थे जिसकी वजह से ये एक्ट इंडिया में लाया गया। सबसे पहला सर्कमस्टांस ये था कि ड्यू टू डीन गवर्नमेंट की वजह से जो इंडिया के पीपल थे वो काफ़ी ज़्यादा ऑप्रेस थे, उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, बिकॉज उनको कंपनी को भी टैक्स देना पड़ता था और नवाब को भी अलग से टैक्स देना पड़ता था। और दूसरा नंबर, जितने भी कंपनी के सर्वेंट्स थे वो करप्ट होना स्टार्ट हो गए थे। ये जैसे आपको मैंने पहले भी बताया कि कंपनी के जितने भी ऑफिशियल्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो करप्ट होना स्टार्ट हो गए। तो तीसरा रीज़न ये था कि फेमाइन ऑफ 1770 भुखमरी की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश पार्लियामेंट से 1 लाख पाउंड का लोन लेना पड़ा, जिसकी वजह से रेवेन्यू ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी कम हो चुका था फेमाइन की वजह से, इसलिए उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट से लोन मांगा। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की इंडिया में? इंपॉर्टेंस क्या थी? सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये सबसे पहला स्टेप था टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ इंडिया। जितने भी इंडिया में कामकाज हैं उनको रेगुलेट करना और कंट्रोल करने के लिए ये सबसे पहला काम किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को अलग अलग कर दिया गया। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिटिकल जो फंक्शन थे उनको डिवाइड किया और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को डिवाइड कर दिया और उनको ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने अब ये कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी काम करेगी वो ब्रिटिश पार्लियामेंट की निगरानी में ही करेगी। और थर्ड पॉइंट ये है कि इस एक्ट में सबसे पहली बार इंडिया में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट की। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑब्जर्व करेगी। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये है। अब हम आगे देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट की प्रोविजंस क्या थी। इस एक्ट में क्या क्या प्रोविजंस थी जो इंडिया में स्टार्ट हुई। सबसे पहला प्रोविजन ये थी कि उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल इंडिया में थे, जो गवर्नर जनरल इंडिया में जैसे लॉर्ड क्लाइव से पहले गवर्नर जनरल थे, तो उनकी पोजीशन को चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, या उसको हम कह सकते हैं कि गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक यहाँ पे एक मैंने स्टार्ट करके लिखी हुई चीज़, वैरेन हास्टिंग जो थे इंडिया के सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ना कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जो सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। जो वैरेन हास्टिंग थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। तो एक क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है स्टैटिक जीके में कि हुआ कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल या हुआ कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो इस आंसर को ध्यान से दीजिएगा। बी पॉइंट इसका है कि इंडिया में सुप्रीम कोर्ट की स्टैब्लिशमेंट की फेडरल कोर्ट के नाम से कलकत्ता में। और जो थर्ड पॉइंट है कि उस टाइम पे इंडिया में प्रेसिडेंसीज होती थी, जैसे मान लीजिए उस टाइम पे जो मेन हमारी प्रेसिडेंसीज थी जैसे बॉम्बे, मद्रास, बंगाल की होगी और कलकत्ता की होगी। तो बॉम्बे के गवर्नर और मद्रास के जितनी भी प्रेसिडेंसी थी इनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का सबऑर्डिनेट बना दिया गया। उनको ये कहा गया कि जो भी तुम काम करोगे बॉम्बे और मद्रास जो भी प्रेसिडेंसीज में जो भी काम होगा वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की राय लिए बिना नहीं हो सकता, तुम्हें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की राय लेनी ही पड़ेगी। तो लास्ट पॉइंट ये है कि उन्होंने जितने भी सर्वेंट्स थी कंपनी के उनको किसी भी करप्शन के केस में या किसी भी प्राइवेट ट्रेड में इंडल्ज होने से मना किया। उन्होंने ये कहा कि अब बहुत होगी करप्शन, अब तुम अपनी कोई भी प्राइवेट ट्रेड या रिश्वतखोरी नहीं कर सकते। ये थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की प्रोविजन। अब 1773 जब आया इंडिया में तो उसमें भी कुछ डिफेक्ट्स थे। उस डिफेक्ट्स को पूरा करने के लिए इंडिया ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में फिट्स इंडिया एक्ट को लाया। अब ये फिट्स इंडिया एक्ट उसके 10 साल के बाद आया, अराउंड 1784 में। अब इस जो फिट्स इंडिया एक्ट था इसका मेन मकसद जैसे मैंने आपको बताया टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट। यहाँ पर मैंने गलत लिखा है, 1773 था। 1773 के जितने भी रेगुलेटिंग एक्ट में डिफेक्ट्स थे उसको ठीक करने के लिए फिट्स इंडिया एक्ट को लाया गया। अब क्या क्या डिफेक्ट्स थे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। कि गवर्नर जनरल को बना तो दिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना तो दिया, लेकिन उसको पावरलेस रखा, उसके पास कोई भी ज़्यादा पावर्स नहीं थी।
तो चाह के भी कुछ नहीं कर सकता था, उसके पास कोई भी वीटो पावर नहीं थी। तो ये एक डिफेक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, जो कि पिट्स इंडिया एक्ट में आके दूर कर दिया गया। और दूसरा पॉइंट ये था कि जो भी सुप्रीम कोर्ट बनाया था उसको कोई भी ज्यूरिस्डिक्शन नहीं दी थी, कोई भी स्पेसिफिक रूल नहीं थे उसके पास कि वो कौन कौन से डिसीजंस ले सकता है। तो ये डिफेक्ट्स थे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। अब पिट्स इंडिया एक्ट आया तो उसके फीचर्स क्या क्या थे? सबसे पहला फीचर ये था कि उसने इंडिया में जॉइंट गवर्नमेंट को स्टार्ट कर दिया। जॉइंट गवर्नमेंट का मतलब ये है कि इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी भी काम करेगी और ब्रिटिश पार्लियामेंट में काम करेगी, लेकिन जो क्राउन होगा, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटेन में जो राजा होगा या कोई भी रानी होगी, उसके पास अल्टीमेट पावर होगी। इंडिया में काम ईस्ट इंडिया कंपनी भी करेगी और ब्रिटिश पार्लियामेंट भी करेगी, लेकिन क्राउन के पास अल्टीमेट पावर होगी। ये सबसे पहला फीचर था ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 का। दूसरा रूल उसने ये किया ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसके कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को अलग अलग कर दिया गया। अब जैसे जैसे आप देखोगे कि आगे उसका ईस्ट इंडिया कंपनी का वजूद ही खत्म कर देंगे आगे। तो सी पार्ट ये है, सी पॉइंट, कि गवर्नर जनरल को पावर दी गई कि तुम कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी प्रेसिडेंसी की गवर्नमेंट अगर काम नहीं अच्छी तरह से करती तो तुम उसे फेल कर सकते हो। जैसे कि आज प्रेसिडेंट के पास एक पावर होती है कि अगर कोई भी स्टेट अच्छी तरह से काम नहीं कर रही एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, तो प्रेसिडेंट अपनी पावर को यूज करते हुए उस स्टेट में प्रेसिडेंशियल रूल लगा सकता है, उस स्टेट की गवर्नमेंट को डिसमिस कर सकता है। तो ये सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। लास्ट पॉइंट ये है कि जितने भी सर्वेंट्स होंगे, आर्मी के होंगे या सिविल ऑफिसर्स होंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर, उनको अपनी प्रॉपर्टी को डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है और कितनी जायदाद है। ये थी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की प्रोविजंस या फीचर्स मान सकते हैं। अब इसके बाद इंडिया में चार्टर एक्ट 1833 आया, जिसको हम सेंट हेलेना एक्ट भी कहते हैं। क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो इसी नाम से पूछा जाएगा कि सेंट हेलेना क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन होंगे। तो चार्टर एक्ट 1833 या सेंट हेलेना एक्ट क्या कहता है? इस एक्ट ने कंपनी को ऑथराइज किया कि तुम 20 साल और काम कर सकते हो। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो क्राउन था, ब्रिटेन में जो भी क्राउन होगा उसके पास अल्टीमेट पावर होगी। तो इस एक्ट ने क्या कहा, उसको 20 साल और ट्रेड करने की परमिशन दी गई। दूसरा पॉइंट ये है कि उन्होंने उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोजीशन को बनाया था हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, अब उसका नाम चेंज करके उन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया। तो मैंने आपको पहले बताया था जैसे वेरन हास्टिंग हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, तो चार्टर एक्ट 1833 के बाद हमारे इंडिया में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोजीशन को बनाया गया। और लॉर्ड विलियम बेंटिक, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनके बीच में कंफ्यूज मत होइएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो हमारे इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, तो एक ये पोजीशन बनाई गई। और उसकी जो काउंसिल थी, जैसे कि आज एक प्राइम मिनिस्टर के पास अपनी कैबिनेट होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उसको इंडियन काउंसिल के नाम से पुकारा जाने लगा। थर्ड पॉइंट ये था कि उस टाइम पे उन्होंने जितनी भी ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज थी एज अ कमर्शियल बॉडी, व्यापारी तौर पर जितने भी उनकी काम थे उनको उन्होंने खत्म किया और ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा कि सिर्फ अब तुम कागजी काम ही करोगे, एज एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ही रिप्रेजेंट किए जाओगे। इस एक्ट में ओपन कंपटीशन रखा गया कि जितने भी पब्लिक सर्वेंट कमीशन होंगे या सर्विस कमीशन में जो भी सिविल सर्वेंट्स बनेंगे, अब इस एक्ट में ओपन कंपटीशन रखा गया फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स। ये सबसे पहली बार इंडिया में 1833 में हुआ कि ओपन कंपटीशन रखा जाएगा, बिकॉज इससे पहले या तो नॉमिनेटेड मेंबर होते थे या ब्रिटेन के मेंबर ही सेलेक्ट हुआ करते थे पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में, सिविल सर्वेंट्स के एग्जाम में। तो इस एक्ट के बाद ओपन कंपटीशन रखा गया फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स और इंडियंस को अलाउ किया गया कि आप इस एग्जाम को दे सकते हो, लेकिन ये जो प्रोविजन थी ये बाद में जाकर रिजेक्ट होगी, वो हमें इसके बीच में जाना नहीं है। अब फोर्थ एक्ट जो हुआ इंडिया में वो चार्टर एक्ट 1853 हुआ। अब इसके क्या क्या फीचर्स थे वो हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला फीचर ये था कि ये जो एक्ट था ये इंडिया में सबसे लास्ट एक्ट था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, बिकॉज में अब ये तो चल रहा है कंपनी रूल जो कि 1858 तक जाएगा। अब कंपनी रूल 1858 खत्म होने के बाद क्राउन रूल स्टार्ट हो जाएगा, तो इसलिए 1853 का जो ये चार्टर एक्ट आया ये कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सबसे लास्ट चार्टर एक्ट था, लास्ट चार्टर एक्ट पास्ट फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसके बाद ओपन कंपटीशन जो प्रोविजन 1833 के उसमें थी उसको बाद में जाके रिजेक्ट कर दिया, तो इस एक्ट में उस ओपन कंपटीशन को वापस से मान लिया गया।
ओपन कंपटीशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स, और एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था मैकुले कमेटी 1854 में इस रिक्रूटमेंट को स्टार्ट करने के लिए। और लास्ट पॉइंट है कि न्यू प्रोविंसेस ऑफ लाइक असम और बर्मा को बनाया गया। असम और बर्मा जैसे नए प्रोविंसेस बनाए गए। बर्मा जाके हमारा 1935 के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसमें अलग हो गया था और एक अलग सी कंट्री बन गई थी जिसको आज हम म्यांमार के नाम से जाना जाता है। तो अब ये था कंपनी रूल जो कि 1858 तक था। अब जैसे आपको पता है कि 1857 में हमारे पास जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुई, तो 1858 में सबसे पहली बार इंडिया में क्राउन रूल का जो एक्ट आया उसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 कहेंगे। तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के क्या क्या फीचर्स थे वो हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इसलिए मैं थोड़ा तेजी से चल रहा हूँ बिकॉज ये सिर्फ एक आपको आइडिया सा लगे कि इंडिया में क्या क्या चीज़ें हुई जिसकी वजह से हमारा इंडिया में पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट हुई या पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन या कोई भी हमारा प्रीएम्बल वगैरह बनना स्टार्ट हुआ। तो ये एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के फीचर्स को हम स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश क्राउन ने पूरी पावर ले ली, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के वजूद को खत्म कर दिया बिकॉज ऑफ सिपाही नीति। जैसे आपको मैंने हिस्ट्री के लेक्चर्स में भी बताया कि 1857 के रिवॉल्ट में क्या क्या चीज़ें हुई, उसके क्या क्या कॉजेज थे, तो उसको हम सिपाही मिटीनी भी कहते हैं। और उस सिपाही मिटीनी के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी का वजूद खत्म कर दिया गया और ब्रिटिश क्राउन ने फुल सॉवरेनिटी या फुल पावर इंडिया पे स्टार्ट कर दी। दूसरा उन्होंने जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे या बोर्ड ऑफ कंट्रोलर थे, जैसे कोई भी कंपनी होगी उसके सीईओ एमडी वगैरह जितने भी थे उस टाइम पे उस ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर हुआ करते थे। तो इन दोनों के जितने भी मेंबर्स थे उनको हटा दिया गया। थर्ड पॉइंट ये है कि उन्होंने जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसकी पोजीशन को चेंज करके उन्होंने वाइसरॉय ऑफ इंडिया की पोजीशन बना दिया। तो 3 क्वेश्चन तो अभी हमारे प्रिपेयर हो गए कि सबसे पहला जो गवर्नर जनरल था इंडिया का उसका क्या नाम था, तो वैरन हास्टिंग उसका नाम था। फिर फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उसका क्या नाम था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और अब सबसे पहला जो वाइसरॉय था इंडिया का उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग जो कि 1858 में बने। और एक नई पोजीशन को बना दिया गया जिसका नाम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। अब ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एक ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर था जो कि इंडिया में अपना काम करेगा और ये रिस्पॉन्सिबल था ब्रिटिश पार्लियामेंट का। जैसे कि आजकल हमारे हर स्टेट में एक गवर्नर होता है जो कि प्रेसिडेंट को नॉमिनेट करता है, जो प्रेसिडेंट का एक अपना एजेंट होता है। तो उस टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोजीशन बनाई गई जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल था। तो ये भी क्वेश्चन आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में कि लॉर्ड स्टैनली जो थे इंडिया के सबसे पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बने गए। ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। उसके बाद जो हमने अगला टॉपिक अपना है वो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 जो कि इसके 3 सालों के बाद ही आया। अब 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 ब्रिटिशर्स ने ये सोचा कि अब हमें अगर काम करना है इंडिया में, अगर हमें इंडिया में राज करना है ज़्यादा देर तक, तो हमें इंडिया की भी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, इंडियंस की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, हमें इंडियंस की पार्टिसिपेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो उन्होंने ये सोचा कि इंडियन नीड ऑफ इंडियंस इन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम है उनमें हमें इंडिया की भी इंडियंस की ज़रूरत पड़ेगी बिकॉज हम अगर इंडियन को रखेंगे तभी हमें पता चलेगा कि आम जो जनता है, आम इंडियन नागरिक हैं, उनको क्या ज़रूरतें हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, हम उनको कैसे अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। तो इस एक्ट के बाद इंडियन को अपनी काउंसिल में ऐड करने की प्रोविजन को स्टार्ट किया गया। वो क्या प्रोविजन थी आइए डिस्कस करते हैं। तो फीचर्स में सबसे पहला है एक्सपेंशन ऑफ वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को। वाइसरॉय की जो भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसको एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया गया और 3 इंडियन को परमिशन दी गई या 3 इंडियन को अलाउ किया गया कि आप वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल हो सकते हैं। वो 3 इंडियन कौन से थे? सबसे पहले महाराजा ऑफ पटियाला, दिनकर राव और महाराजा ऑफ बनारस। अब सेकंड पॉइंट ये है कि उस टाइम पे जैसे पिछले हमने एक्ट में देखा था कि असम और बर्मा के प्रोविंसेस को बनाया गया। इस एक्ट में नॉर्थ वेस्ट 20 प्रोविंस जिसमें हमारा पाकिस्तान का नॉर्थ एरिया आ जाता है, बलूचिस्तान वगैरह, पंजाब को बनाया गया और बंगाल के रीजन को बनाया गया। ये 3 नए प्रोविंसेस को इस्टेब्लिश किया और एक पोर्टफोलियो सिस्टम स्टार्ट किया गया। पोर्टफोलियो सिस्टम अगर मैं आपको बताऊं, जैसे आजकल हर एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या हर एक कैबिनेट मिनिस्टर के पास एक अपना डिपार्टमेंट होता है। जैसे अरुण जेटली जी के पास डिफेंस मिनिस्ट्री है और फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वैसे ये एक उनका अपना पोर्टफोलियो है।
तो इंडिया में सबसे पहली बार पोर्टफोलियो सिस्टम को इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में स्टार्ट हुआ। और लास्ट पॉइंट ये है कि जो वाइसरॉय थे उनको ये पावर दी गई कि आप ऑर्डिनेंस को इशू कर सकते हैं। अब ऑर्डिनेंस क्या चीज़ है, ये हमारा पॉलिटी का काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम आगे अच्छी तरह से डिस्कस भी करेंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि ऑर्डिनेंस अगर कोई भी पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट के पास एक पावर है कि वो कोई भी लॉ बना सकता है बाय पासिंग एन ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस को पास करके, ऑर्डिनेंस पावर को यूज़ करके कोई भी लॉ बना सकता है अगर कोई पार्लियामेंट सेशन में नहीं है उस टाइम पे। तो ये सिस्टम 1861 में इंक्लूड किया गया। अब इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के बाद जो अगला हमारा टॉपिक है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। अब 1892 में क्या क्या फीचर्स थे? इंक्रीज्ड द रोल ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल के रोल को बढ़ा दिया गया और उसे ये पावर दी गई कि वो बजट को डिस्कस कर सकता है। इससे पहले क्या हो रहा था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ही बजट को प्रिपेयर करती थी, बजट को इंट्रोड्यूस करती थी। उसे कोई मतलब नहीं था कि इंडिया में क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। लेकिन अब क्या हुआ कि उन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल को ये काम दिया कि आप बजट को डिस्कस कर सकते हो, जैसे कि आज भी होता है कि हमारा जब भी बजट प्रिपेयर होता है वो सबसे पहले पार्लियामेंट में डिस्कस होता है, उसके बाद बजट असल में एक्चुअल में काम करना स्टार्ट होता है, जितनी भी एलोकेशन है उसके बाद स्टार्ट होती है। तो उस टाइम पे डिस्कस करने का प्रोविजन लाया गया। सेकेंड पॉइंट ये था कि वाइसरॉय को ये पावर दी गई कि वाइसरॉय नॉमिनेट कर सकता है कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को फॉर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली और फॉर प्रोविंशियल काउंसिल। अब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो भी बंदे उनको नॉमिनेट करने हैं वो नॉमिनेट किसकी रिकमेंडेशन पे करेगा? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। अब ये प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को आप स्टेट लेजिस्लेचर भी बोल सकते हैं, जैसे कि आज इंडिया में भी होता है कि स्टेट की अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और सेंटर में अपना लोकसभा और राज्यसभा अलग अलग है। तो उस टाइम पे वाइसरॉय को ये अनुमति दी गई कि आप कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भी और प्रोविंशियल काउंसिल में भी। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में आप नॉमिनेशन करोगे वो किसकी रिकमेंडेशन पे करोगे? प्रोविंशियल लेजिस्लेचर या स्टेट लेजिस्लेचर के जो भी नॉमिनेशन रिकमेंडेशन होगी उसके हिसाब से। और प्रोविंशियल काउंसिल में जो नॉमिनेशन होगी वो किसकी रिकमेंडेशन पे होगी? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ म्यूनसिपैलिटी और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्सेट्रा। तो ये दो पॉइंट्स थे जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में आए। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है वो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इसको हम इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये चीज़ें मैंने लिखी हैं और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये हुई कि इंडिया में सबसे पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट इसी एक्ट में दिया गया। इस सेपरेट इलेक्टोरेट में मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में। अब मोरले जो थे उस टाइम पे इंडिया में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे और जो मिंटो थे वो उस टाइम पे वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। अब इस एक्ट के क्या क्या मेन फीचर्स थे वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इस एक्ट में सबसे इंडिया में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी बोथ सेंटर एंड प्रोविंसेस और सेंटर में जितनी भी जो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके साइज को इंक्रीज करना की प्रोविजन लाई गई। सेकेंड पॉइंट ये था उन्होंने ये कहा कि आप साइज तो बढ़ा सकते हो लेकिन जो मेजोरिटी होगी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो ब्रिटिशर्स की ही होगी और प्रोविंशियल काउंसिल में आप अपनी नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी रख सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि ब्रिटिशर्स ने ये अलाउ किया कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो मेजोरिटी होगी वो ब्रिटिशर्स की होगी और प्रोविंशियल काउंसिल में जो मेजोरिटी होगी वो नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी हो सकती है। नॉन ऑफिशियल का मतलब जो ब्रिटिशर्स ने खुद सेलेक्ट ना किए हों, इंडियन ऑफिशियल्स या इंडियन मेजोरिटी हो सकती है। थर्ड पॉइंट ये है कि उन्होंने इंडियंस की एसोसिएशन को माना। उन्होंने ये कहा कि हम जो इंडियंस हैं उनको अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय में इंक्लूड करने की अनुमति दे। सत्येंद्र सिन्हा वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जाने वाले पहले इंडियन थे। तो लास्ट पॉइंट ये था कि उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट, जैसे मैंने आपको बताया कि सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब ये होता है कि अगर कोई मुस्लिम अपनी पार्टी से खड़ा हो रहा है, अगर कोई मुस्लिम नेता अपनी पार्टी से खड़ा हो रहा है तो उसको वोट सिर्फ मुस्लिम पॉपुलेशन ही देगी। तो ये है सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब। लॉर्ड मिंटो को हम उनका नाम जो है उनको फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहा जाता है, लॉर्ड मिंटो को। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि हु इज नोन एज लॉर्ड ऑफ या फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, तो इसका नाम है लॉर्ड मिंटो। इसके बाद में हमारा जो
फिफ्थ पॉइंट है, वो हमारा जो टॉपिक है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या मॉन्टेग चैम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कह सकते हैं। अब मॉन्टेग जो थे वो इंडिया में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे फॉर इंडिया, और जो चैम्सफोर्ड थे वो इंडिया में वाइसरॉय थे इंडिया के। अब जैसे कि पिछला एक्ट था उसमें मॉडल रिफॉर्म में हमें सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स को दिया, मॉन्टेग चैम्सफोर्ड रिफॉर्म में जो सेपरेट इलेक्टोरेट है वो सिक्स और क्रिश्चियन कम्युनिटी को दिया गया। तो इसके फीचर हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। सेंट्रल कंट्रोल रिलैक्स्ड सेंट्रल कंट्रोल ओवर प्रोविंसेस बाय सेपरेटिंग सेंटर एंड प्रोविंसेस। अब ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब प्रोविंसेस और सेंटर को अपना अपना काम करने की अनुमति दी गई। उन्होंने ये कहा कि अब सेंटर भी अपना अलग से लॉ बनाए और प्रोविंसेस या जो भी स्टेट्स हैं, जो भी प्रोविंसेस हैं इंडिया में, वो अपना लॉ या अपना जो भी जुडिशरी है वो अपना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अब अगर आप देखोगे तो ब्रिटिशर्स ने प्रोविंसेस पे कंट्रोल करना कम कर दिया। उन्होंने ये कहा कि अब हम जो भी हमारी मेजोरिटी होगी वो सेंटर में ही रहेगी, प्रोविंसेस में आप अपना लॉ खुद बना सकते हैं, अपना बजट भी खुद बना सकते हैं, जैसे हम आगे पढ़ेंगे। तो बोथ वर अलाउड टू मेक रिस्पेक्टिव लॉज, सेंटर को भी अपने लॉ बनाने की अनुमति दी गई और स्टेट को भी अपने लॉ बनाने की अनुमति दी गई। जैसे आज भी होता है कि स्टेट का अपना जैसे जम्मू कश्मीर का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है और पूरे सेंटर का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उस टाइम पे भी यही कहा गया कि स्टेट भी अपने लॉ अलग से बना सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस टाइम पे इंट्रोड्यूस हुई वो थी डार्की। डार्की का क्या मतलब है? जैसे मैंने आपको हिस्ट्री में काफ़ी डिटेल में बताया कि डार्की क्या चीज़ होती है। डार्की का मतलब है डबल रूल। डबल रूल, आप एक सिंपल सी एग्जांपल ले लीजिए। जैसे आज हमारे दिल्ली में हमारे पास जो सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव है उसको हम लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं, और जो स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव है उसको हम चीफ मिनिस्टर कहते हैं। ये यूनियन टेरिटरी में सबसे इकलौता ऐसा केस है जहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ मिनिस्टर इकट्ठे बैठते हैं। तो अब उन दोनों के पास अपने अपने राइट्स हैं या अपने अपने सब्जेक्ट्स हैं। उन दो सब्जेक्ट्स के नाम हैं रिजर्व और ट्रांसफर। अब रिजर्व सब्जेक्ट कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? जिसमें अगर कोई गवर्नर को काम करना हो तो उसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की राय लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ कि अगर रिजर्व राइट्स, अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के अगर रिजर्व राइट्स को अपने यूज़ करें तो उन्हें चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की अनुमति लेने या उनकी राय लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ट्रांसफर सब्जेक्ट्स को यूज़ करें, अगर मान लीजिए ट्रांसफर सब्जेक्ट्स अपने वो यूज़ करें तो उन्हें ट्रांसफर सब्जेक्ट्स तभी यूज़ कर सकते हैं अगर वो चीफ मिनिस्टर की राय लेंगे, अगर चीफ मिनिस्टर की हाँ होगी तब। तो थोड़ा सा आइडिया आपको लग जाएगा कि डार्की का मतलब है डबल रूल, जिसमें रिजर्व और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं। इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी है, टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नर एंड हिज काउंसिल विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू दी लेजिस्लेटिव काउंसिल। जबकि ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में है कि टू बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नर विद द एड ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल की उनकी हाँ के बिना आप काम नहीं कर पाओगे ट्रांसफर सब्जेक्ट्स के अंदर। थर्ड पॉइंट ये है कि बाइकैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया। अब बाइकैमरलिज्म का मतलब है कि हमारे इंडिया में 7 ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे बाइकैमरलिज्म है। सबसे पहला पॉइंट तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इंडिया में 7 ऐसी स्टेट्स हैं जिसमें बाइकैमरलिज्म है। बाइकैमरलिज्म क्या चीज़ होती है? अगर किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है तो उसे हम बोलते हैं कि वहाँ पे बाइकैमरलिज्म स्ट्रक्चर चल रहा है। इंडिया में कौन सी 7 स्टेट्स हैं उनको याद करने का फॉर्मूला एक है ताज कुंभ, ये एक निमोनिक लाइन है ताज कुंभ, जिसमें T फॉर तमिलनाडु, A फॉर आंध्र प्रदेश, J फॉर J&K, K फॉर कर्नाटका, U फॉर उत्तर प्रदेश, M फॉर महाराष्ट्र, B फॉर बिहार। अब ये 7 स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली MLA बैठते हैं और लेजिस्लेटिव काउंसिल में MLC बैठते हैं। तो ये बाइकैमरलिज्म का जो स्ट्रक्चर है सबसे पहली बार 1919 में आया मॉन्टेग चैम्सफोर्ड रिफॉर्म में। सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया, जैसे मैंने आपको बताया क्रिश्चियन और सिक्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया, और इस्टेब्लिश्ड UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया, जिसमें एग्जाम की प्रिपरेशन हम आज कर रहे हैं। और एक पॉइंट ये है कि प्रोविंशियल बजट को और सेंट्रल बजट को अलग अलग कर दिया। जैसे मैंने आपको ये पहला पॉइंट बताया था कि सेंट्रल कंट्रोल कम कर दिया गया, प्रोविंसेस को कहा कि आप अपने लॉज बना सकते हो। और इस पॉइंट में ये था कि प्रोविंसेस को ये कहा कि आप अपना बजट भी अलग से प्रिपेयर कर सकते हो, जैसे आज भी होता है।
उसके बाद जो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन हमारा हिस्ट्री का टॉपिक है, काफ़ी डिटेल में मैंने आपको बताया हुआ है। छोटी छोटी सी 2-3 लाइनें हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं। साइमन कमीशन एक 7 मेंबर कमेटी थी जो सर जॉन साइमन ने इंट्रोड्यूस करवाई। सर जॉन साइमन इसके हेड थे। इस कमेटी के फीचर्स क्या थे कि इन्होंने डायरेक्टरी को अबॉलिश कर दिया, डायरेक्टरी के सिस्टम को अबॉलिश किया और सेपरेट इलेक्टोरेट को कंटिन्यू किया, इस स्कीम को कंटिन्यू किया। थर्ड पॉइंट है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस, की जो भी प्रोविंसेस होंगे इसमें गवर्नमेंट जो होगी रिस्पॉन्सिबल होगी। उन्होंने ये कहा कि डायरेक्टरी को हम अबॉलिश करेंगे और जितनी भी प्रोविंसेस हैं उसमें एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को फॉर्म करेंगे। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब कि जो भी अच्छी तरह से काम कर पाए, चाहते वो यही थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ही प्रोविंसेस में काम करे। इसके बाद कम्युनल अवार्ड आया। रामसे मैकडोनल्ड ने कम्युनल अवार्ड को स्टार्ट करवाया 1952 में, रामसे मैकडोनल्ड। और अब ये जैसे आपको पहले पता है कि 1909 और 1919 में जो हमारे 2 रिफॉर्म्स आए उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया, सबसे पहले मुस्लिम्स को, उसके बाद सिख और क्रिश्चियन को। अब कम्युनल अवार्ड में क्या किया गया कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो भी माइनॉरिटीज थी या डिप्रेस्ड क्लासेस थी, जैसे एसटी, एससी और एसटी, जो भी हमारी डिप्रेस्ड क्लासेस थी, उनको सेपरेट इलेक्टोरेट देने की घोषणा की गई। तो इंडिया में सबसे पहले तो उन्होंने रिलीजन में बंटवारा किया और उसके बाद में अब वो कम्युनिटी में बंटवारा करना स्टार्ट कर रहे थे। तो इसके खिलाफ गांधी जी ने काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट की और वो फास्ट पे बैठे अंटिल डेथ। तो ये बाद में कम्युनल अवार्ड वापस ले लिए गए और एक पैक्ट साइन हुआ इंडिया में जिसका हम पूना पैक्ट कहते हैं, जो कि B.R. अम्बेडकर और बाकी लीडर्स के बीच में साइन हुआ। इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट की जगह माइनॉरिटीज और डिप्रेस्ड क्लास को ज़्यादा रिजर्वेशन दी गई वोटिंग के स्कीम में। ये हमारा साइमन कमीशन का छोटा सा टॉपिक था, कम्युनल अवार्ड का छोटा सा टॉपिक था। इसके बाद हमारा जो मेन हमारा पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल या वगैरह वगैरह का जो मेन टॉपिक है, जहाँ से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर हुआ है, उसे हम कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बहुत ही ज़्यादा डिटेल में या बहुत ही अच्छी तरह से मैंने आपको हिस्ट्री में ये बताया कि क्या चीज़ है, बिकॉज ये हिस्ट्री के हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पॉलिटी के हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स थे हम डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले उन्होंने एक फेडरल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर को रिकमेंड किया सेंटर में भी और प्रोविंसेस में। अब ये फेडरल का मतलब क्या होता है? इंडिया एक फेडरल स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया हुआ। इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब है कि स्टेट्स और सेंटर में पावर्स को इक्वली डिवाइड किया है, लेकिन जो सेंटर है उसके पास अल्टीमेट पावर है, ये उसके पास स्ट्रॉन्ग पावर्स है। वो क्यों है वो आपको रीजन मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा कि क्यों हमारा सेंटर स्ट्रॉन्ग है, ये स्टेट हमारी क्यों स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो इंडिया में एक फेडरल स्ट्रक्चर है जिसमें स्टेट और सेंटर को इक्वल पावर्स में डिवाइड किया हुआ है। और पावर्स को उन्होंने 3 सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया या 3 लिस्ट में डिवाइड किया। सबसे पहला फेडरल लिस्ट, जिसको हम सेंट्रल लिस्ट कहते हैं आज के टाइम पे, जो पावर्स सिर्फ सेंटर ही यूज कर सकता है। दूसरी लिस्ट है प्रोविंशियल लिस्ट, जो कि स्टेट्स अपनी पावर्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और तीसरा है कॉन्करेंट लिस्ट, जहाँ पे दोनों सेंटर और स्टेट अपने अपनी पावर्स को यूज कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है उन्होंने जो डायरेक्टरी है उसको खत्म किया प्रोविंसेस से, लेकिन इंट्रोड्यूस कर दिया सेंटर में। अब ये क्यों इंट्रोड्यूस किया, कैसे इंट्रोड्यूस किया और इसके बाद में क्या चीज़ें हुई, ये हमारा हिस्ट्री का पॉइंट है। बस हमें ये याद रखना है कि डायरेक्टरी को अबॉलिश किया उन्होंने प्रोविंसेस से और इंट्रोड्यूस कर दिया सेंटर में, बिकॉज वो चाहते थे कि हमारी सेंटर में एब्सोल्यूट मेजोरिटी रहे ताकि हम इंडिया में और कुछ टाइम तक रूल कर सकें। थर्ड पॉइंट ये है कि उन्होंने उस टाइम पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया, जो हमारे इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है। और ये मैंने रेड पेन से कुछ लिखा है, आप इसका नोट कर लीजिएगा। स्मिथ ऑसबॉर्न जो इंडिया के सबसे पहले गवर्नर थे आरबीआई के, और सीडी देशमुख जो थे इंडिया के फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे आरबीआई के। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीडी देशमुख कौन से क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। और लास्ट पॉइंट है कि उन्होंने रिकमेंड किया, जैसे इससे पहले आपने देखा कि यूपीएससी को रिकमेंड किया, अब इसमें उन्होंने स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को रिकमेंड किया और ये कहा कि स्टेट्स की अपनी एक पब्लिक सर्विस कमीशन होनी चाहिए जिसमें सिविल सर्वेंट्स को अपॉइंट किया जाए। तो ये था हमारा 1935 तक एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, एक बस छोटा सा टच देने के लिए कि आपको पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट होने की हिस्ट्री क्या चीज़ है, उसके पहले क्या क्या चीज़ें हुई, कौन कौन से रेगुलेटिंग एक्ट और कौन कौन से गवर्नमेंट इंडिया एक्ट आए। तो मेरी आपसे उम्मीद है कि आपको
वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।